हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जल्दी से लाइव आ जाएं आप लोग। देखिए, जब तक बाग कैंडिडेट लाइव आते हैं, मैं एक बार कल जो आपने टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था डीपीएसपी के बारे में, उसको एक बार हल्का सा रिपीट कर देता हूँ, फिर बाग कैंडिडेट लाइव आ जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। फिर हम बात कर रहे थे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। बिल्कुल, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, नीतू जाट, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, डीपीएसपी की हम बात कर रहे थे संविधान का भाग 4 पार्ट फोर्थ संविधान का भाग 4, जो कि आर्टिकल 36 से शुरू होकर कहां तक चला जाता है, आर्टिकल 51 तक। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 संविधान का भाग 4, जिसमें क्या दिया गया है आपको मैंने बताया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हाँ भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। अंकुर यादव, जयश्री यादव, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, भाग 4 में क्या आते हैं, भाग 4 में आ जाते हैं दोस्तों नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इंग्लिश में इनको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। और अब जब भी मैं बोलूंगा इस शब्द को तो ध्यान रखें, मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा नीति निर्देशक तत्व, मैं शॉर्ट में ही बोलूंगा डीपीएसपी, और आप यहीं से समझते हुए चलेंगे कि जहां भी मैंने डीपीएसपी बोला तो उसका मतलब नीति निर्देशक तत्वों से लिया जाएगा। तो हमने यहां तक बात कर ली थी डीपीएसपी के बारे में। जल्दी से आप लोग अपने दोस्तों को बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी लाइव आ जाएं। मैं आप लोगों का ही वेट कर रहा हूं, उसके बाद टॉपिक को आगे बढ़ाएं। तो थोड़ी सी बातें कल हमने डीपीएसपी के बारे में कर ली थी, थोड़ी सी बातें हमने समझ ली थी। और क्या हमने समझ लिया था कि 1945 में कमेटी बनाई जाती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है, और कमेटी का नाम क्या था, कमेटी का नाम था तेज बहादुर सप्रू कमेटी। क्या नाम था भाई कमेटी का, तेज बहादुर सप्रू कमेटी। तेज बहादुर सप्रू समिति का गठन होता है। कमेटी का नाम आप याद रखेंगे विशेष रूप से, इंपोर्टेंट कमेटी है तेज बहादुर सप्रू कमेटी। तेज बहादुर सप्रू समिति का गठन किया जाता है, कब किया जाता है, 1945 में, 1945 में। और इस कमेटी ने क्या कहा था, इस कमेटी ने यह कहा था कि जो हमारा संविधान होगा उस संविधान में नागरिकों के लिए 2 प्रकार के अधिकार दिए जाए। जो हमारा संविधान होगा उस संविधान में नागरिकों को 2 प्रकार के अधिकार दिए जाए। एक तो वो अधिकार कि अगर उन अधिकारों से नागरिकों को वंचित किया जाता है तो नागरिक न्यायालय में जा सकें। एक तो ऐसे अधिकार होने चाहिए कि अगर उन अधिकारों से नागरिकों को वंचित किया जाता है तो नागरिक न्यायालय में जा सकें। और दूसरे अधिकार वो होने चाहिए कि अगर वो अधिकार नागरिकों को ना मिले, अगर उनसे वंचित कर दिया जाए तो भी नागरिक न्यायालय में नहीं जा पाए। यानी 2 प्रकार के अधिकार होने चाहिए। एक तो ऐसे अधिकार कि अगर उनका लाभ नागरिकों को नहीं मिलता है तो नागरिक कोर्ट में जाके खड़े हो जाएं, और एक ऐसे अधिकार कि जिनका लाभ अगर नागरिकों को ना मिले तो नागरिक न्यायालय में नहीं जा पाएंगे। तो दोनों बातों को मानते हुए भारतीय संविधान के भाग 3 में और भाग 4 में दोनों प्रकार के अधिकार रखे गए हैं। भाग 3 जो आता है आर्टिकल 12 से 35 तक, और भाग 4 जो आता है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। भाग 3 में हमने क्या रखे, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। और भाग 4 में हम क्या देख रहे हैं, डीपीएसपी। भाग 4 में हम आपके सामने आज रख रहे हैं डीपीएसपी। अब आप यहीं से समझ जाएंगे। देखिए, डीपीएसपी और मौलिक अधिकार, ये सारी बातें मैं कल आपको समझा चुका था, मैं आज केवल थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं डीपीएसपी के टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले। भाग 4 में रख दिए गए डीपीएसपी और भाग 3 में रख दिए गए फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का आपको लाभ नहीं मिलता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही अब आप लोग डीपीएसपी पढ़ेंगे, जैसे कि एक बहुत मेन डीपीएसपी आता है, समान काम के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान वेतन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण डीपीएसपी आएगा। अब आप ये भी देख रहे हैं कि समान काम के लिए समान वेतन तो नहीं दिया जा रहा है, सभी को तो नहीं दिया जा रहा है। जैसे आप मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, जैसे एक टीचर है, एक गवर्नमेंट टीचर है, एक प्राइवेट टीचर है, तो डीपीएसपी ये बात कहता है कि गवर्नमेंट टीचर के बराबर ही प्राइवेट टीचर को वेतन दिया जाए, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। और उसके विरुद्ध हम कोर्ट में भी जाके नहीं खड़े हो सकते,
क्योंकि क्या है वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, वो क्या है, वो डीपीएसपी है। और मैंने बता दिया डीपीएसपी के विरुद्ध आप कोर्ट में नहीं जा सकते, आप न्यायालय में नहीं जा सकते। अगर मान लीजिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर समान काम के लिए समान वेतन हमारा मौलिक अधिकार होता तो हम कभी के कोर्ट में पहुंच गए होते, और कोर्ट में जाकर हम भी ये कह सकते थे कि हमें भी गवर्नमेंट के बराबर सैलरी पे की जाए, लेकिन वो डीपीएसपी है, नहीं जा सकते आप कोर्ट में। तो इतने बात आप समझ गए होंगे कि तेज बहादुर सप्रू कमेटी ने ये कहा था कि 2 प्रकार के अधिकार होने चाहिए जिनके एक के विरुद्ध कोर्ट में जा सकें और एक के विरुद्ध कोर्ट में ना जा सकें। तो दोनों प्रकार के अधिकार वही संविधान में रख दिए गए, एक को नाम दिया गया फंडामेंटल राइट्स और एक को नाम दे दिया गया डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये सारी बातें कल हमने कर ली थी। कहां से कहां तक है वे डीपीएसपी? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी का प्रावधान आता है। साथ में मैंने आपको यह भी बता दिया था कि जो हमारा संविधान है उस संविधान में डीपीएसपी को शामिल करने का हमारा एम क्या था, हमारा उद्देश्य क्या था। हमने संविधान में डीपीएसपी को क्यों शामिल किया, इसकी वजह क्या थी? तो इसकी वजह थी टू मेक ए वेलफेयर स्टेट, टू मेक ए वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य बनाना, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यह हमारा उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था भाई? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यह डीपीएसपी का उद्देश्य है। कल मैंने आपको बताया था कि डीपीएसपी क्या है, कल मैंने आपको बताया था क्या है डीपीएसपी। तो डीपीएसपी को मैं कह सकता हूं क्या है, राज्य के कर्तव्य, राज्य के कर्तव्य या राज्य के दायित्व, यानी मैं कह सकता हूं ड्यूटीज ऑफ स्टेट। क्या है डीपीएसपी? ड्यूटीज ऑफ स्टेट है, राज्य के कर्तव्य हैं। बिल्कुल नहीं तो जाट बिल्कुल सही बताया आपने, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। जैसे हमारे भी कुछ कर्तव्य है, आगे पढ़ेंगे आप, भाग 4 क्या आएगा उसमें आप यही पढ़ेंगे जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। जिस प्रकार नागरिकों को कुछ कर्तव्य सौंपे गए हैं उसी प्रकार राज्य को भी कर्तव्य सौंपे गए हैं कि राज्य के क्या क्या कर्तव्य होंगे, राज्य अपने राज्य की जनता के लिए क्या क्या करेगा, अपने नागरिकों के लिए क्या क्या करेगा, और जो कर्तव्य राज्य को सौंपे गए हैं वो कर्तव्य ही क्या कहलाते हैं? वो ही कहलाते हैं डीपीएसपी, उन्हीं को कहा जाता है डीपीएसपी। ये राज्य की ड्यूटी है। अब आपको सीधा सा पता है कि यदि राज्य अपनी सभी ड्यूटीज को सही तरीके से निभाएगा तो उससे राज्य के जो नागरिक होंगे वो सभी नागरिक खुश होंगे, वो बढ़िया हाल में होंगे, वो सभी नागरिक खुशहाल होंगे, और खुशहाल होंगे तो वो राज्य कैसा हो जाएगा? वो कल्याणकारी राज्य हो जाएगा। इसलिए एक राज्य को कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी मतलब जो लोगों का कल्याण करे, जो लोगों को खुशहाली दे, एक राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए संविधान में किसका प्रावधान रखा गया? डीपीएसपी का प्रावधान रखा गया। प्रश्न काफी बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूं। यह प्रश्न काफी बार एग्जाम में आता है कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य रहेगा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। या फिर आपसे यह पूछा जाए कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए संविधान में क्या प्रावधान किया गया है, तो फिर आप कहेंगे नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है, डीपीएसपी का प्रावधान किया गया है। अगला एक प्रश्न यहां से एग्जाम में जो कि एक टॉपिक आता है फॉरेन सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के विदेशी स्रोत, उसमें एक प्रश्न काफी बार पूछा गया है, और वो प्रश्न पूछा गया है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी हैं, वो डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं? तो मैं कल भी आपको बता चुका था कि डीपीएसपी हैज बीन टेकन फ्रॉम आयरलैंड। डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं दोस्तों आयरलैंड से। तो ये तो हमने वो बातें कर ली जो कल आपने समझ ली थी। अब मैं आज का टॉपिक आपका शुरू कर रहा हूं। आप सभी लाइव आ चुके हैं, तो एक बार सभी को गुड मॉर्निंग, और अब आप टॉपिक पर फोकस कीजिए। चलिए भाई आगे बात करें, टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। यहां तक तो मैं आपको कल समझा ही चुका था। तो देखिए आज मुझे आपको सारे डीपीएसपी पढ़ाने हैं, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जितने भी डीपीएसपी हैं वो सारे डीपीएसपी की हम बात करेंगे आज। तो आर्टिकल 36 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल 36, आपको बताया आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी हैं, और कहां से लिए गए वो जैसा कि मैंने बता दिया था आपको, आयरलैंड से लिए गए हैं। उद्देश्य क्या है वो भी आपको बता दिया। अब देखिए मैं एक एक आर्टिकल को शुरू कर रहा हूं, एक एक आर्टिकल को आप समझते हुए चलेंगे कि राज्य सरकार के क्या क्या दायित्व होते हैं, स्टेट के क्या क्या दायित्व होते हैं, कि स्टेट को क्या क्या करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, करना चाहिए बोला है मैंने ये नहीं कहा कि राज्य क्या क्या करेगा। यानी राज्य इन ड्यूटीज का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है,
वो इन ड्यूटी को अपनाता है या फिर नहीं अपनाता है, इनको फॉलो करता है या नहीं करता है, वो उसके राज्य के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर फिर भी हम ये कह सकते हैं कि अगर राज्य इन ड्यूटी को फॉलो करेगा, जितनी भी ड्यूटी मैं आपको बताने वाला हूँ राज्य की ड्यूटीज, अगर राज्य अपने इन ड्यूटीज को फॉलो करता है तो एक राज्य अच्छे तरीके से खुशहाल राज्य बन सकता है अगर वो इनको फॉलो करे तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लें आर्टिकल 36 के बारे में। क्या कहता है आर्टिकल 36 अनुच्छेद 36 क्या बात कहता है? देखिए आर्टिकल 36 में दी गई है डेफिनेशन ऑफ डीपीएसपी, यानी आर्टिकल 36 में आपको क्या मिलेगा? आर्टिकल 36 में आपको मिलेगा डीपीएसपी की परिभाषा, जो मैंने अभी आपको समझाई है कि क्या है डीपीएसपी। जो मैंने अभी आपको समझाया कि डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी राज्य की ड्यूटीज है, डीपीएसपी राज्य के दायित्व है, राज्य के कर्तव्य है। ये परिभाषा आपको कहाँ लिखी हुई मिलेगी? ये तो परिभाषा आपको मिल जाएगी आर्टिकल 36 में। तो देखिए ये तो सबसे पहला आर्टिकल हो गया जिसमें डेफिनेशन दी गई है। इसके बाद हम बात करें आर्टिकल 37, इसके बाद हम बात करें आर्टिकल 37 अनुच्छेद 37 के बारे में हम बात करें तो देखिए क्या कहता है अनुच्छेद 37? अनुच्छेद 37 कहता है कि पार्लियामेंट, जो हमारे भारत की संसद है, उस संसद के बारे में हम बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 37 कहता है कि पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक अमेंडमेंट्स इन डीपीएसपी। क्या समझे भाई आप लोग? पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक अमेंडमेंट्स इन डीपीएसपी, यानी जो भारत की संसद है वो भारत की संसद डीपीएसपी में संशोधन कर सकती है। जो भारत की संसद है वह डीपीएसपी में संशोधन कर सकती है, ये बात कहता है आर्टिकल 37। क्या कहता है? पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक अमेंडमेंट इन डीपीएसपी, ये बात कहता है भाई आर्टिकल 37। क्या कहता है आर्टिकल 37? वो मैंने आपको बताया। अनुच्छेद 37 कहता है कि जो भारत की संसद है वो संसद डीपीएसपी में संशोधन कर सकती है। अगर कहीं भी डीपीएसपी में अमेंडमेंट करना पड़े, कहीं भी संशोधन करना पड़े, तो भाई डीपीएसपी में संशोधन करने का अधिकार किसे दे दिया गया? तो वो डीपीएसपी में संशोधन करने का अधिकार किसको दे दिया गया? वो दे दिया गया इंडियन पार्लियामेंट को। ध्यान रखेंगे, आर्टिकल भी ध्यान रखेंगे, प्रश्न भी ध्यान रखेंगे। या तो ये पूछा जाएगा कि कौन से अनुच्छेद के अनुसार संसद डीपीएसपी में संशोधन कर सकते हैं, तो हम कहेंगे आर्टिकल 37। या फिर अगर ये पूछा जाए कि डीपीएसपी में संशोधन करने का अधिकार किसे है, तो डीपीएसपी में संशोधन करने का अधिकार किसे होगा? संसद को होगा। आप डीपीएसपी याद मत रखो, आप मौलिक अधिकार याद मत रखो, आप प्रस्तावना याद मत रखो, आप केवल एक बात याद रखो कि जहां भी ये पूछा जाए कि संशोधन करने का अधिकार किसे है, चाहे संविधान का कोई सा भी पॉइंट है, तो पूरे संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको होगा? पार्लियामेंट को होगा। पूरे संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास होगा? तो वो अधिकार भाई संसद के पास होगा। आप केवल एक वर्ड याद कर लें कि अगर कहीं भी संशोधन का जिक्र आएगा मतलब पार्लियामेंट है, अगर कहीं भी संशोधन का जिक्र आएगा मतलब संसद है। तो ये आपके दो आर्टिकल, आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37 कैप्चर कीजिए और बताइए कोई डाउट है तो। कैप्चर कर लिया होगा आपने? बता दीजिए यहां तक किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो बताइए जल्दी से भाई। चलिए अभी आगे नगेंद्र यादव ने बताया क्लियर है सर। तो चलिए अगले आर्टिकल की बात करते हैं। देखिए शुरुआती दो आर्टिकल, आर्टिकल 36 एंड आर्टिकल 37। 36 में डेफिनेशन दी गई है, 37 में ये कहा गया कि संसद को ये अधिकार है कि वो डीपीएसपी में संशोधन कर सकती है। अब आगे जो ड्यूटीज हैं वो ड्यूटीज शुरू हो जाती है आर्टिकल 38 से। अनुच्छेद 38 से राज्य सरकार के जितने भी ड्यूटी है वो ड्यूटी शुरू हो जाती है। क्या क्या ड्यूटी है समझते हुए चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया, निशु, मानसी, नगेंद्र। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। और एक बात का और ध्यान रखें, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि आप ये मत सोचा करो कि मैं डीपीएसपी पढ़ा रहा हूँ तो इससे संबंधित डाउट आप कंसल्ट करोगे। अगर जीके का कोई भी डाउट है तो वो आप यहाँ मेरे सामने रख सकते हैं। आपके दिमाग में बस ये बात रहनी चाहिए कि आपने अगर कोई भी टॉपिक पढ़ा और उस टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट है तो वो निसंकोच आप पूछेंगे।
तो अब हम बात कर ले आर्टिकल 38 के बारे में। देखिए आर्टिकल 38 क्या कहता है, सुनिए पहले। आर्टिकल 38 ये बात कहता है कि दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, ये राज्य का कर्तव्य है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रन पॉलिटिकल एंड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द सिटीजन्स। क्या कहा मैंने कहा कि दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, राज्य का कर्तव्य है टू रन पॉलिटिकल एंड सोशल, राजनीतिक और सामाजिक वेलफेयर प्रोग्राम्स, वेलफेयर कल्याणकारी प्रोग्राम्स, कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जाएं। ये राज्य का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है, अब मैं बोर्ड पर लिख देता हूं। तो देखिए हर एक आर्टिकल में ये शब्द आएगा, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि व्हाट इज डीपीएसपी, तो डीपीएसपी आर द ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स। जो डीपीएसपी है वो राज्य के कर्तव्य हैं। तो मैं बार बार ये शब्द नहीं लिखूंगा कि दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, मैं सीधा लिख रहा हूं क्या ड्यूटी है राज्य की, तो राज्य की ड्यूटी है टू रन पॉलिटिकल एंड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द सिटीजन्स। क्या कहा मैंने एक शब्द नहीं लिखा, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, वो बार बार मुझे लिखना पड़ेगा, वो आप समझ जाएं, ठीक है। मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा, जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दिए हैं नोट्स, तो वो जो नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं उसमें मैंने कंप्लीट लिख के दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बोर्ड पर समझा रहा हूँ केवल, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रन, चलाना, टू रन पॉलिटिकल एंड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द सिटीजन्स। राज्य का ये कर्तव्य है कि वह अपने सिटीजन्स के लिए, अपने नागरिकों के लिए पॉलिटिकल यानी राजनीतिक और सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। ये प्रत्येक राज्य का दायित्व रहेगा, ये राज्य का कर्तव्य रहेगा। नगेंद्र यादव सर आपकी इंग्लिश भी अच्छी है, कब से पढ़ाओगे भाई? मुझे कहाँ इंग्लिश आती है यार, मुझे इंग्लिश कहाँ आती है, मुझे तो बस केवल जीके और हिंदी दो ही सब्जेक्ट की बात करके चलता हूँ मैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपको लगा कि इंग्लिश अच्छी है। बस ये है कि जब हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे थे तो ऑफलाइन क्लास में ज़्यादातर कैंडिडेट हिंदी मीडियम के आते हैं, तो वहाँ पर मैं इंग्लिश मीडियम की बात नहीं करता। अब यहाँ पर कोई भी देख सकता है भाई, ये तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी देख सकता है, पूरे संसार में कोई भी इस क्लास को देख सकता है। तो पता नहीं कोई इंग्लिश मीडियम से हो, कोई हिंदी मीडियम से, तो यहाँ तो मुझे दोनों मीडियम लेके चलना पड़ेगा, मजबूरी बन गई है एक तरीके से। तो वैसे इसलिए साथ में इंग्लिश में बोल रहा हूँ, बाकी इंग्लिश आती नहीं है मुझे बिल्कुल भी। तो मैंने कहा कि राज्य का कर्तव्य रहेगा। क्या कर्तव्य रहेगा, देखिए आर्टिकल 38 क्या बात कहता है, अनुच्छेद 38 क्या बात कहता है। निशु यादव कह रहे हैं भाई सर हिंदी और पॉलिटिकल पढ़ाते हैं बस। निशु केवल पॉलिटिकल का जिक्र मत करें, पढ़ाता तो मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स भी हूं, लेकिन आपने हो सकता है पॉलिटिकल पढ़ाए हो। कंप्लीट जीके का आप कह सकते हैं कि जीके और हिंदी। जयश्री यादव साइकोलॉजी भी, हाँ जयश्री ये भी चल जाता है। आर्टिकल 38 देखिए, अनुच्छेद 38 देखिए। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के लिए राजनीतिक व सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के लिए राजनीतिक व सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। अब आपने देखा होगा कि हमारे जो समाज में जितने भी जैसे सामाजिक योजनाएं चलाई जाती हैं ना एक राज्य के द्वारा, आपने देखा होगा जैसे गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत दिए जा रहे हैं, विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन या फिर विकलांग पेंशन, इस प्रकार की जो हमें सुविधाएं दी जा रही हैं वो क्या हैं, वो हमारे लिए, वो नागरिकों के लिए क्या है, वो कल्याणकारी योजनाएं हैं। तो इन्हीं के बारे में यहाँ पर आर्टिकल 38 में बताया गया कि प्रत्येक राज्य का ये कर्तव्य रहेगा कि वह अपने नागरिकों के लिए राजनीतिक और सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। प्रत्येक राज्य का ये कर्तव्य रहेगा। और मैंने पहले भी बोला था कि ये केवल राज्य के कर्तव्य हैं, राज्य इनको फॉलो करता है या फिर नहीं करता है।
राज्य इनको मानता है या फिर नहीं मानता है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर राज्य इनको मानेगा तो वो राज्य निश्चित रूप से खुशहाल राज्य बन जाएगा। अगर राज्य अपने नागरिकों के लिए इस प्रकार की योजनाएं लेकर आता है, अपने नागरिकों के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम चलाता है, तो निश्चित रूप से उस राज्य के जो नागरिक होंगे वो खुशहाल होंगे और वो एक कल्याणकारी राज्य का रूप ले लेगा। तो ये भाई बात कहता है आर्टिकल 38। जल्दी जल्दी आप इसे कैप्चर करते रहे, मैं आज आर्टिकल 51 तक कंप्लीट करवा के ही जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि सिलेबस अपना एक तरीके से स्लो भी चल रहा है, तो अब मैं कोशिश करूंगा कि आज ही आर्टिकल 51 तक कंप्लीट करवाया जाए, यानी डीपीएसपी को आज ही कंप्लीट करना है हमें। कैप्चर कर लिया होगा। चले भाई आर्टिकल 39 इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, आर्टिकल 39, और जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना होगी उनको मैं साथ में मार्क करते हुए चलूंगा, ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि डीपीएसपी का टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि इस टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न ही बनते हैं, बस ज्यादा तो प्रश्न भी नहीं बनते हैं। या तो इसका उद्देश्य पूछा जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, या इसका फॉरेन सोर्स पूछा जाता है, विदेशी स्रोत कहाँ से लिए गए ये पूछ लिया जाता है, या फिर 1-2 आर्टिकल आएंगे बीच में जो पूछ ले जाते हैं। तो देखिए अब आता है आर्टिकल 39, क्या बात कहता है, देखिए आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39 क्या बात कहता है वो देखिए, पहले मैं बोल देता हूं, वही बात आएगी, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, ये राज्य का कर्तव्य है टू मिनिमाइज इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम। ये राज्य का, नगेंद्र पूछ रहे हैं कि सर राजनीतिक में क्या आएगा, भाई जितने भी राजनीतिक योजनाएं चलाई जाती हैं, देखिए योजनाएं दोनों प्रकार की हो सकती हैं, जो एक तरीके से सामाजिक भी हो सकती हैं या फिर जो राजनीतिक भी हो सकती हैं। सामाजिक योजनाओं में तो जैसे समाज को लेकर जितने भी योजनाएं आ गई, अभी मैंने बताया था, चाहे वो पेंशन वगैरह है या फिर वो गैस वगैरह की जितने भी योजनाएं आती हैं, जो भी कम्बल वगैरह बांटे जाते हैं, कभी CFL बांटी जा रही है, जितनी भी योजनाएं सारी सामाजिक में आ जाती हैं। राजनीतिक योजनाओं की यदि हम बात करें, जैसे आपने देखा होगा बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, वो क्या है, वो राजनीतिक जो कानूनन होती हैं वो राजनीतिक योजनाओं के अंतर्गत आ जाती है। तो आप राज्य का कर्तव्य रहेगा कि वो राजनीतिक योजनाएं भी चलाए, वो सामाजिक योजनाएं भी चलाए, एक तो जो समाज से संबंधित है, एक जो राजनीति से संबंधित है। निशु यादव पूछ रहे हैं इक्को कब से कराओगे सर, भाई देखिए जैसे ही पॉलिटी कंप्लीट होगी तो पॉलिटी के बाद आप जो भी कहेंगे वही करवा दूंगा, हिस्ट्री, इक्को, ज्योग्राफी, जो भी आपकी डिमांड होगी वही करवा दी जाएगी, लेकिन एक बार हम पॉलिटी को कंप्लीट कर लें, क्योंकि क्लास मुझे एक ही मिल पा रही है जीके की, एक ही क्लास जीके की मिल पा रही है, तो एक क्लास में अब सारी चीज़ें एक साथ चला नहीं सकता, तो मैं पहले पॉलिटी कंप्लीट करवाना चाह रहा हूँ कि पहले पॉलिटी कंप्लीट करवा दूँ, उसके बाद फिर आप जो भी कहेंगे वही करवा दिया जाएगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या इक्को, जो भी आपकी डिमांड होगी। तो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 39 के बारे में। आर्टिकल 39 ये बात कहता है कि दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू मिनिमाइज अनइक्वलिटीज ऑफ इनकम इन स्टेट, कि राज्य में जो आय की असमानताएं हैं उन असमानताओं को कम करना राज्य का दायित्व रहेगा। जो आय की असमानताएं हैं उनको कम करना राज्य का दायित्व रहेगा। क्या ड्यूटी है, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वलिटीज टू मिनिमाइज इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम। क्या दायित्व रहेगा, अनुच्छेद 39 क्या बात कहता है, अनुच्छेद 39 ये बात कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह राज्य में आय की असमानताओं को कम करे, आय की असमानताओं को कम करना राज्य का कर्तव्य है। अब भाई मैंने शॉर्ट में लिखना प्रारंभ कर दिया है, मुझे बार बार ये कर्तव्य वगैरह ये शब्द इस्तेमाल ना करना पड़े, आप समझ जाएंगे मेरी बात को। राज्य का अनुच्छेद 39 के अंतर्गत है, राज्य का क्या कर्तव्य है, आय की असमानताओं को कम करना। यानी राज्य में ऐसा नहीं होनी चाहिए कि एक तबका, एक वर्ग, एक सोसाइटी तो ऐसी है कि जिसकी इनकम बहुत ज्यादा है और एक सोसाइटी ऐसी है जिसकी इनकम बहुत कम है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि राज्य की एक सोसाइटी तो बहुत ज्यादा अमीर है और एक सोसाइटी बहुत ज्यादा गरीब है। यानी जो आय के बीच जो असमानताएं हैं, जो इनइक्वलिटीज हैं, उनको हमें कम करना है, उनको हमें ज्यादा से ज्यादा उनको कम करना है। यानी लगभग जो सभी की आय रहे वो सभी की आय लगभग समान रहे, ये भी राज्य का कर्तव्य है। और इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है आर्टिकल 39 में, ये ध्यान रखना, इसके लिए एक प्रावधान किया गया है, और एक प्रावधान ये किया गया है पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का जो प्रावधान आता है वो आर्टिकल 39 में ही आता है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी समान काम के लिए समान वेतन,
समान काम के लिए समान वेतन। ये जो आता है ये आर्टिकल 39 में ही आता है, बिल्कुल नहीं तो जाट आपने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन, ये आर्टिकल 39 में ही आता है। आर्टिकल 39 क्या बात कहता है? आर्टिकल 39 ये बात कहता है कि राज्य का कर्तव्य रहेगा कि वो अपने राज्य में आय की असमानताओं को कम करे, इनकम इनइक्वालिटीज को कम करे, और उसके लिए राज्य क्या करेगा? उसके लिए राज्य का कर्तव्य रहेगा कि वह समान काम के लिए अपने नागरिकों को समान वेतन दे। लेकिन आपको पता है कि ये तो डीपीएसपी है, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। अगर ये हमारा मौलिक अधिकार होता तो हम कोर्ट में जाके खड़े हो जाते और फिर हम कह सकते थे कि हमको समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। लेकिन डीपीएसपी के विरुद्ध आप कोर्ट में नहीं जा सकते। यही बात मैं आपको शुरू से समझाता आ रहा हूं कि डीपीएसपी वो हैं कि अगर आपको इनका लाभ नहीं मिल रहा है तो भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते। और आप देख रहे होंगे कि समान काम के लिए समान वेतन नहीं भी दिया जाता है तो भी हम कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो कर्मचारी हैं, उनकी सेम पोस्ट है लेकिन एक गवर्नमेंट सेक्टर में एक प्राइवेट सेक्टर में है। जैसे अगर हम हमारे से ही लेके चलें, जैसे एक तो गवर्नमेंट टीचर है एक प्राइवेट टीचर है, भाई काम तो समान ही कर रहा है। गवर्नमेंट टीचर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा है और प्राइवेट टीचर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, काम तो समान ही कर रहा है ना, लेकिन उनका वेतन समान नहीं है। अगर उनका वेतन समान हो जाए, अगर राज्य अपने इस कर्तव्य को निभाने लग जाए तो बताओ आय की असमानता कम होगी या नहीं होगी? अपने आप ही कम हो जाएगी भाई। फिर तो गवर्नमेंट कर्मचारी को भी उतनी पेमेंट मिलेगी, प्राइवेट वर्कर को भी उतनी पेमेंट मिलेगी, तो जो आय के बीच जो इनइक्वालिटीज है, जो असमानताएं हैं, वो अपने आप ही कम हो जाएंगी। लेकिन राज्य अपने इस कर्तव्य को हर एक राज्य निभाता नहीं है। ये राज्य का कर्तव्य है, वो निभाए या ना निभाए, और राज्य इसे निभाता नहीं है तो आय की असमानताएं बनी रह जाती हैं और हम इसके विरुद्ध कोर्ट में जाकर भी नहीं खड़े हो सकते। लेकिन प्रावधान फिर भी किया गया है राज्य के कर्तव्य के रूप में कि राज्य का कर्तव्य रहेगा कि वह अपने नागरिकों को समान काम के लिए समान वेतन प्रदान करे। ये बात कहता है भाई आर्टिकल 39, कैप्चर कीजिए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आर्टिकल 39 ये वाला इंपॉर्टेंट है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 में किया गया है। कैप्चर कर लिया होगा भाई। चलिए अगले आर्टिकल की बात कर लें। अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 40। क्या बात कहता है? देखिए आर्टिकल 40, निशु यादव रिपीट आर्टिकल 39। भाई आर्टिकल 39 ये बात कहता है कि प्रत्येक राज्य का ये कर्तव्य रहेगा कि वो अपने राज्य में आय के बीच पैदा जो असमानताएं होती हैं उन असमानताओं को कम करे, इनकम की जो इनइक्वालिटीज होती हैं उनको कम करे। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए राज्य में कि दो कर्मचारी, एक कर्मचारी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, एक व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है, काम दोनों एक ही पोस्ट पर कर रहे हैं, काम दोनों सेम पोस्ट पर कर रहे हैं, लेकिन उनकी इनकम अलग अलग है। यानी उनको समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। जैसे मैंने मेरा ही एग्जाम्पल उठाया था कि यदि एक प्राइवेट टीचर और एक गवर्नमेंट टीचर, मान लीजिए एक +2 क्लास को पढ़ा रहे हैं दोनों ही, तो वो तो सिलेबस तो भाई उतना ही है, दोनों को काम तो समान ही करना पड़ेगा, लेकिन दोनों को पेमेंट अलग अलग मिलती है। प्राइवेट टीचर की पेमेंट अलग है, गवर्नमेंट टीचर की पेमेंट अलग है। अगर पेमेंट अलग अलग रहेगी तो उनकी जो इनकम है उसमें असमानता होगी, सीधी सी बात है, उनकी इनकम समान नहीं होगी, असमान होगी। इसलिए प्रावधान यह है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। अगर उस गवर्नमेंट टीचर उस प्राइवेट टीचर दोनों को अगर आप समान वेतन देंगे तो उनके बीच जो इनकम की असमानता है वो असमानता समाप्त हो जाएगी और ये राज्य का कर्तव्य पूरा हो जाएगा। राज्य का कर्तव्य है कि वह असमानता को कम करे, और असमानता को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? समान काम के लिए समान वेतन दिया जा सकता है। समान काम के लिए समान वेतन देकर इस असमानता को कम किया जा सकता है। तो निशु यादव समझ में आ गया होगा। मन्नत यादव पंचायती राज आर्टिकल 40 में, बिल्कुल मन्नत यादव बिल्कुल यही है। तो अब मैं बात कर रहा हूं, देखिए आर्टिकल 40 क्या बात कहता है? अनुच्छेद 40। आर्टिकल 40 क्या बात कहता है? आर्टिकल 40 ये बात कहता है कि देयर शुड बी ए प्रोविजन ऑफ पंचायत्स, देयर शुड बी ए प्रोविजन ऑफ पंचायत्स इन एवरी स्टेट। यानी प्रत्येक राज्य में पंचायती राज्य के लिए, पंचायतों के लिए प्रोविजन होना चाहिए, प्रत्येक राज्य में पंचायतों के लिए प्रावधान होना चाहिए। ये बात कहता है अनुच्छेद 40। क्या बात कहता है अनुच्छेद 40? देखिए अनुच्छेद 40 कहता है कि देयर शुड बी ए,
देयर शुड बी ए प्रोविजन फॉर पंचायत्स in every state. There should be a provision for panchayats in every state, यानी प्रत्येक राज्य में, अनुच्छेद 40 ये बात कहता है कि प्रत्येक राज्य में पंचायती राज का प्रावधान होना चाहिए। पंचायती राज का प्रावधान होना चाहिए, ये बात कहता है भाई आर्टिकल 40। अब देखिए पंचायती राज यानी जिसे हम बोलते हैं स्थानीय स्वशासन, आप समझ गए होंगे पंचायती राज का मतलब क्या है कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यानी जो स्थानीय लोग हैं, जो लोकल लोग होते हैं, उनका खुद का शासन और खुद के द्वारा ही होगा और खुद के लिए ही होगा। अब देखिए जैसे हमारा गांव है, हमारे गांव में जो ग्राम पंचायत होती है, उस ग्राम पंचायत के कैंडिडेट यानी सरपंच और पंच कौन होते हैं भाई? हमारी ग्राम पंचायत के लोग होते हैं, हमारे गांव के लोग होते हैं। और वो जो भी कार्य करते हैं वो किसके लिए करते हैं? वो गांव के लिए ही करते हैं, ग्राम पंचायत के लिए ही करते हैं। तो उससे क्या होगा? गांव का भला होगा भाई, गांव का भला होगा, गांव का कल्याण होगा। तो राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए क्या प्रावधान किया गया? प्रावधान ये किया गया कि प्रत्येक राज्य में पंचायती राज होना चाहिए, यानी प्रत्येक राज्य के गांवों में ग्राम पंचायत होनी चाहिए। ये प्रावधान आर्टिकल 40 में किया गया था। और ध्यान रखें कि इस प्रावधान को मानते हुए आगे चलकर संविधान में एक अमेंडमेंट होता है, संविधान में संशोधन करवाया जाता है 1992 में, और उस संशोधन के द्वारा पंचायतों को और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। आगे चलकर 1992 में 2 संशोधन होते हैं और उन संशोधनों के द्वारा पंचायतों को और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। कौन से संशोधन हुए थे भाई? 73वां और 74वां संशोधन। 73वां और 74वां दोनों ही संशोधन 1992 में हुए और उन संशोधनों के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, यानी ये कंपलसरी कर दिया गया कि प्रत्येक राज्य में पंचायती राज होगा। अब ये देखिए दोनों चीजें यहां पर चलेंगी। आर्टिकल 40 के तहत ये राज्य का कर्तव्य था, लेकिन अब जैसे ही संवैधानिक दर्जा मिला तो संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद ये कंपलसरी हो गया कि प्रत्येक राज्य में पंचायती राज होगा। अब ये बात अनिवार्य हो गई जब पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, वो प्रधानमंत्री थे, तब उनके काल में ये संशोधन करवा दिए गए थे, 73वां और 74वां संशोधन, और ये कंपलसरी कर दिया गया था कि प्रत्येक राज्य में पंचायती राज रहेगा। तो बताइए समझ में आया नहीं आया आर्टिकल 40? जल्दी से बताइए भाई। क्लियर? चलिए आर्टिकल अगले अनुच्छेद पर चलते हैं। अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 41, अनुच्छेद 41। क्या बात कहता है? देखिए अनुच्छेद 41, जो मैंने अभी पंचायती राज के बारे में जो बोला है ना, जब आप आगे बढ़ेंगे पंचायती राज आगे आएगा, भाग 9 में पंचायती राज आएगा, तो भाग 9 में पंचायती राज की कंप्लीट डिटेल आपको पढ़ाऊंगा। अभी आप भाग 4 पढ़ रहे हैं, जब आप भाग 9 पर पहुंचेंगे तो कंप्लीट पंचायती राज पढ़ाऊंगा, उस पर आप अभी फोकस ना करें, उस पर ध्यान ना दें। आप केवल ये ध्यान रखें कि आर्टिकल 40 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में पंचायती राज होना चाहिए, ये प्रावधान किया गया था। अब मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल 41। क्या बात कहता है आर्टिकल 41? आर्टिकल 41 ये बात कहता है, ये हमें एक अधिकार देता है, राइट टू गेट वर्क। ये हमें एक अधिकार देता है, नागरिकों को एक अधिकार देता है, राइट टू गेट वर्क, यानी काम पाने का अधिकार, कार्य पाने का अधिकार। यह आर्टिकल 41 में आता है। क्या आता है भाई आर्टिकल 41 में? आर्टिकल 41 में आता है कार्य पाने का अधिकार, राइट टू गेट वर्क, यानी प्रत्येक राज्य का यह दायित्व रहेगा कि वह अपने नागरिकों को रोजगार प्रदान करे। अब बात ये आती है कि रोजगार प्रदान करे या फिर रोजगार के अवसर प्रदान करे। तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसका आर्टिकल 16 आपने पढ़ा था, तो आर्टिकल 16 ये बात कहता है कि हम नागरिकों को रोजगार की गारंटी नहीं देंगे, लेकिन रोजगार के अवसर जरूर प्रदान करेंगे। तो आर्टिकल 41 के अनुसार प्रत्येक राज्य का ये कर्तव्य रहेगा
कि वह अपने नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करे और जिस भी नागरिक में योग्यता होगी वह उस अवसर का लाभ उठाकर काम प्राप्त कर लेगा। यानी प्रत्येक नागरिक को हमें रोजगार के अवसर देने हैं, कार्य करने के अवसर देने हैं और इसी के तहत स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज निकाली जाती हैं। नरेगा वगैरह में कार्य दिया जाता है, बिल्कुल जैसे प्रीति यादव ने बताया जो मनरेगा चल रहा है उस मनरेगा के तहत जो कार्य दिया जाता है वो आर्टिकल 41 के तहत ही दिया जाता है। तो आर्टिकल 41 ये बात कहता है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य रहेगा कि वह अपने राज्य के नागरिकों को कार्य प्रदान करे, कार्य देने का अवसर दे, यानी रोजगार के अवसर दे, ये बात कहता है आर्टिकल 41। लेकिन ध्यान रखना ये हमारा अधिकार नहीं है, राज्य से कार्य पाने का हमारा अधिकार नहीं है। अगर हमारा अधिकार होता, हाँ मन्नत यादव इसको मैं काम पाने का अधिकार कह सकता हूं बिल्कुल, लेकिन ये किस में है? ये मौलिक अधिकार में नहीं है, ये डीपीएसपी में है। अंतर बस यही है। अगर ये मौलिक अधिकार होता तो मैं भी सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़ा हो जाता, मुझे काम दीजिए। हर एक नागरिक जाके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में खड़ा हो जाता, मुझे काम दीजिए। लेकिन डीपीएसपी में रखा गया है इसको डीपीएसपी में रखा गया है ताकि हम कोर्ट में नहीं जा सकेंगे इसके विरुद्ध। हम कोर्ट में जाकर ये डिमांड नहीं कर सकते कि हम बेरोजगार हैं, हमें काम दिया जाए, क्योंकि राज्य का ये दायित्व है कि वह अपने नागरिकों को रोजगार के अवसर देगा। जैसे राज्य सरकार समय समय पर वैकेंसी निकालती रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती रहती है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि हमें अवसर नहीं दिए जा रहे, हमें अवसर दिए जा रहे हैं। अब आप में से जो भी कैपेबल है वो उस अवसर का फायदा उठा सकते हैं। तो ये बात आती है भाई आर्टिकल 40 और आर्टिकल 41 में। कैप्चर कीजिए। हमें कैप्चर कर लिया होगा। अगले आर्टिकल पर चले। आर्टिकल 41 तक की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं, देखिए आर्टिकल 42 क्या बात कहता है। आर्टिकल 42 में क्या आता है? देखिए भाई अनुच्छेद 42 आर्टिकल 42 क्या कहता है? अनुच्छेद 42 कहता है कि दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, ये राज्य का कर्तव्य रहेगा। दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड ह्यूमन कंडीशंस टू वर्क। ध्यान रखना क्या कहता है? ये कहता है दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड ह्यूमन कंडीशंस टू वर्क। क्या कहा? इसने कहा कि दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड ह्यूमन कंडीशंस टू वर्क, यानी कार्य करने के लिए मानवीय दशाएं प्रदान करना। क्या करना? कार्य करने के लिए मानवीय दशाएं प्रदान करना राज्य का कर्तव्य रहेगा। कार्य करने के लिए मानवीय दशाएं, ह्यूमन कंडीशंस देना, ये भी राज्य का कर्तव्य रहेगा। ये बात कहता है आर्टिकल 42। बताइए समझ में आया नहीं आया? कि कार्य करने के लिए मानवीय दशाएं देना राज्य का कर्तव्य रहेगा, मानवीय दशाएं प्रदान करना राज्य का कर्तव्य रहेगा। कुछ पूछना है तो पूछिए भाई आर्टिकल 42 में। क्लियर? चलें अगले आर्टिकल पर, आर्टिकल 43। देखिए क्या कहता है अनुच्छेद 43। अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 43। अनुच्छेद 43। प्रीति यादव आपने पूछा दशाएं, यानी दशाएं कौन सी देनी है ना? चलिए बता रहा हूं अभी। प्रीति यादव पूछ रही हैं जो मैंने कहा कि कार्य करने के लिए मानवीय दशाएं देना, इसका मतलब पूछा है प्रीति ने कार्य करने के लिए मानवीय दशाएं देना, मानवीय दशाएं प्रदान करना। देखिए कार्य करने के लिए हमें ऐसी कंडीशन देनी है, किस प्रकार की कंडीशन? मानव की यानी इंसान की कंडीशन देनी है, मशीन की कंडीशन नहीं देनी है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी कर्मचारी को यदि हमने लगा लिया तो भाई तू 24 घंटे में से 15 घंटे काम कर, 24 घंटे में से 15 घंटे तो एक मशीन काम करेगी, इंसान थोड़ी करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात?
यानी उसको मैकेनिकल कंडीशन नहीं देनी है, मशीन की दशाएं नहीं देनी है, उसको कैसी देनी है, मानवीय दशाएं देनी है। जैसे आपने देखा होगा एक प्रावधान किया गया है कि कर्मचारियों से 8 घंटे पर डे काम करवाया जा सकता है, क्योंकि एक मानव 8 घंटे तक आराम से काम कर सकता है। 8 घंटे के बाद तो वो काम करने की क्षमता उसमें नहीं बचती है। अगर 8 घंटे के बाद भी आप काम करवाते हैं तो फिर मानवीय दशा ही नहीं, फिर तो वो मशीन की दशा हो जाएगी, क्योंकि इतने लंबे समय तक तो मशीन ही काम कर सकती है। तो मानवीय दशा के अंतर्गत क्या प्रावधान कर दिया गया, मानवीय दशा के अंतर्गत प्रावधान कर दिया गया पर डे 8 घंटे जो काम करवाया जाता है, जो 8 घंटे की ड्यूटी जो लगवाई जाती है, वो मानवीय दशाओं के अंतर्गत आती है। तो जिसने पूछा था प्रीति यादव, समझ में आ गया होगा। चलिए प्रीति, आपका आंसर मिल गया होगा। मानवीय दशाओं का मतलब दिन में उतने ही घंटे काम करवाना है जितने घंटे तक मानव काम कर सकता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 43 के बारे में। क्या है आर्टिकल 43? तो देखिए आर्टिकल 43 ये बात कहता है कि दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, ये राज्य का कर्तव्य रहेगा टू पे मिनिमम वेजेस टू वर्क। क्या कहा मैंने? दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू पे, मैंने कहा दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू पे मिनिमम वेजेज टू वर्क, कि काम करने के लिए न्यूनतम मजदूरी देना राज्य का कर्तव्य रहेगा। क्या होगा? न्यूनतम मजदूरी, या मैं कह सकता हूं न्यूनतम मेहनताना या न्यूनतम वेतन। दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू पे मिनिमम वेजेस टू वर्क, कार्य करने के लिए न्यूनतम मजदूरी देना, न्यूनतम मेहनताना देना, ये राज्य का कर्तव्य रहेगा। और ये बात कहां कही गई है? ये बात कही गई है आर्टिकल 43 के अंतर्गत। आर्टिकल 43 ये बात कहता है कि काम करने के लिए जो न्यूनतम वेतन जो निर्धारित किया जाता है, जो कर्मचारियों का जो न्यूनतम वेतन जो निर्धारित किया जाता है राज्य के द्वारा, वो किसके अंतर्गत किया जाता है? वो आर्टिकल 43 के अंतर्गत किया जाता है। तो ये बात कहता है बिल्कुल कुसुम यादव, फिक्स टाइम एंड वेजेस क्राइटेरिया, ये इसी में आते हैं आर्टिकल 42 और 43, 42 एंड 43 में। 42 में आता है फिक्स टाइम और 43 में जो आता है वो आता है मिनिमम वेजेज। तो दोनों आर्टिकल आपको समझ में आ गए होंगे, कैप्चर कर लीजिए दोनों आर्टिकल्स को। चलें भाई आगे। अब आता है अगला आर्टिकल 44। देखिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 44 के बारे में, अनुच्छेद 44 के बारे में। क्या कहता है अनुच्छेद 44? आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 ये बात कहता है कि दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई यूनिफॉर्म सिविल कोड। दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी ये राज्य का कर्तव्य रहेगा कि वह यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करे। राज्य का कर्तव्य रहेगा कि वह अपने राज्य में समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे कहा जाता है, समान नागरिक संहिता को लागू करे। यानी आर्टिकल 44 में आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, समान नागरिक संहिता के बारे में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रत्येक राज्य का ये कर्तव्य रहेगा कि वह समान नागरिक संहिता को लागू करे, वह राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करे। लेकिन आपको ये पता है कि प्रत्येक राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई नहीं किया गया है, प्रत्येक राज्य में समान नागरिक संहिता लागू नहीं की गई है। तो आप मुझे बताएं एक बार कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है? जल्दी से बता दीजिए। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की गई है? जल्दी से आपका आंसर आ जाना चाहिए।
जल्दी बताइए भाई आंसर। नगेंद्र यादव ने बताया मध्य प्रदेश। जल्दी बताइए भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है? यार ये तो प्रश्न अनगिनत बार एग्जाम में पूछा गया कई बार, तो यार हमने देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो, कि किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। प्रिया यादव नहीं पता सर, ध्यान रखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीति यादव नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं, आपको नहीं पता मैं बता देता हूं कि कौन से राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। ध्यान रखेंगे कौन सा राज्य है, गोवा। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत के किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। और भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ हो। किस राज्य में लागू है, गोवा में। गोवा ने अपनी इस ड्यूटी को निभाया है, गोवा ने अपनी इस ड्यूटी को निभाया है। बिल्कुल कुसुम यादव, बिल्कुल सही बताया आपने, गोवा ने अपनी इस कर्तव्य को निभाया है। लेकिन प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करे, लेकिन और राज्यों ने नहीं निभाया। किसने निभाया, गोवा ने निभाया। क्या मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, क्या मतलब होता है समान नागरिक संहिता? समान नागरिक संहिता का मतलब यह होता है कि राज्य में जितने भी धर्मों के लोग निवास कर रहे हैं, सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार मिले। जैसे आपने पढ़े थे ना धार्मिक अधिकार, अलग अलग धर्म के लोगों को अलग अलग अधिकार मिले हुए हैं, जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बात कहता है कि सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार मिलें। ये किसका मतलब हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हुआ। जैसे अभी जो सीएए आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसमें क्या किया गया, उसमें यह कर दिया गया कि मोमडन को छोड़कर बाकी की जो 6 कम्युनिटीज हैं उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तभी तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा भी उठा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए और सभी धर्मों को समान अधिकार दिया जाए, यानी मुस्लिमों को वहां पर बाहर ना किया जाए। दोनों मुद्दे भाई एक साथ चल रहे थे, सीए का भी मुद्दा भी चल रहा था और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा भी चल रहा था। तो ये मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला कौन सा स्टेट है, वो आप बता देंगे, गोवा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 45 के बारे में। क्या बात कहता है आर्टिकल 45? आर्टिकल 45 क्या बात कहता है? आर्टिकल 45 ये बात कहता है कि जो राज्य का ये कर्तव्य रहेगा कि वो अपने राज्य में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था करे। क्या करे, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। किसके लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। तो आर्टिकल 45 कहता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन of 6 to 14 years. फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 years। अनुच्छेद 45 कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना प्रत्येक राज्य का कर्तव्य रहेगा। और आपको पता है कि जैसे ही 2009 में आरटीई लागू हुआ, राइट टू एजुकेशन लागू हुआ, तो राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में यह व्यवस्था कर दी गई कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। और वो बात मैं आपको आरटीई पहले पढ़ा चुका हूं, तो वो मुझे ज्यादा यहाँ पर पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप याद रखेंगे कि आर्टिकल 45 में राज्य को यह दायित्व सौंपा गया था, राज्य को यह कर्तव्य सौंपा गया था कि वह, नगेंद्र यादव ने कहा सर ये तो 51 क में है। भाई ये 3 जगह है, मैं आपको बता देता हूं यार इसके बारे में। ये 3, आप एक बार इसे कैप्चर कीजिए फिर बताऊंगा, बोर्ड साफ करूंगा मैं। आप एक बार कैप्चर करो फिर बता रहा हूं मैं क्या है ये। चलिए नगेंद्र यादव, मैं आपका आंसर दे रहा हूं जो आपने पूछा। आपने कहा कि ये तो आर्टिकल 51 क में है। आपने नगेंद्र, आपने आर्टिकल 21 क भी पढ़ा होगा। 21 क में भी मैंने इसका जिक्र किया था। क्या है, देखिए जो शिक्षा है ना, शिक्षा, वो शिक्षा आपको 3 जगह मिलेगी। कहाँ मिलेगी 3 जगह? एक तो आपको मिलेगी डीपीएसपी में, एक आपको मिलेगी फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकारों में, और एक आपको मिलेगी फंडामेंटल ड्यूटीज में, मौलिक कर्तव्यों में।
डीपीएसपी में आपको कहाँ मिलेगी शिक्षा? आर्टिकल 45 के तहत। फंडामेंटल राइट में कहाँ मिलेगी? आर्टिकल 21A में या 21K में। और फंडामेंटल ड्यूटीज में कहाँ मिलेगी? 51A में, 51K में। ये तीनों जगह है शिक्षा। डीपीएसपी का मतलब मैंने आपको क्या बताया? डीपीएसपी मतलब राज्य के कर्तव्य। फंडामेंटल राइट का मतलब मैंने क्या बताया? नागरिकों के अधिकार। और फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब मैंने क्या बताया? नागरिकों के कर्तव्य। यानी ये दोनों तो क्या है? कर्तव्य हैं। डीपीएसपी क्या है? राज्य के कर्तव्य। डीपीएसपी क्या है भाई? राज्य के कर्तव्य। फंडामेंटल राइट्स क्या है? नागरिकों के अधिकार। फंडामेंटल राइट्स क्या है? नागरिकों के अधिकार। और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? नागरिकों के कर्तव्य। अब आप समझ जाएंगे कि शिक्षा को तीनों जगह रखा गया है। शिक्षा को डीपीएसपी में भी रखा गया है, फंडामेंटल राइट्स में भी रखा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी रखा गया है। डीपीएसपी के तहत अपने राज्य में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना प्रत्येक राज्य का कर्तव्य रहेगा, क्योंकि डीपीएसपी क्या है? राज्य के कर्तव्य हैं। तो अनुच्छेद 45 के अनुसार प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य रहेगा कि वह अपने राज्य के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे। अनुच्छेद 21A के तहत प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। समझ गए होंगे ना मेरी बात को? ये क्या है? फंडामेंटल राइट है। 6 से 14 साल के हर एक बच्चे का अधिकार है कि वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्राप्त करे। और आर्टिकल 51A के अंतर्गत प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करे, वह अपने बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करे, शिक्षा के लिए मोटिवेट करे। ये माता पिता का कर्तव्य है। तो तीनों चीजों में आएगा ये, यानी अपने राज्य में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य है, शिक्षा प्राप्त करना बच्चे का अधिकार है, और अपने बच्चे को शिक्षा के लिए प्रेरित करना माता पिता का कर्तव्य है। तो जल्दी से बताइए नगेंद्र यादव, आपका आंसर मिला या नहीं मिला? नगेंद्र यादव, आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। ठीक है भाई, चलें आगे। अब मैं बात कर रहा हूं, देखिए आर्टिकल 46 के बारे में, अनुच्छेद 46 के बारे में बात कर रहा हूं आपसे। क्या है आर्टिकल 46? क्या है अनुच्छेद 46? तो देखिए अनुच्छेद 46 ये बात कहता है कि इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ SC एंड ST, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ SC एंड ST। क्या कहा मैंने कहा इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ SC एंड ST। यानी प्रत्येक राज्य का ये कर्तव्य रहेगा अनुच्छेद 46 के तहत, प्रत्येक राज्य का ये कर्तव्य है कि वो SC और ST का, SC व ST का इकोनॉमिकल यानी आर्थिक और एजुकेशनल यानी शैक्षणिक, आर्थिक व शैक्षिक विकास करे। प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य रहेगा कि वह SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप से विकास करे। और इसी को मानते हुए आपने देखा होगा कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें भी SC और ST को एंट्रेंस एग्जाम जब होता है तो उसमें रिजर्वेशन दिया जाता है। और इसी के साथ आर्थिक विकास को मानते हुए ये कहा गया है कि जो जैसे जितने भी पोस्ट आती हैं, जितनी भी वैकेंसी आती हैं, तो उनमें भी SC और ST को रिजर्वेशन दिया जाता है, तो वो आर्थिक और शैक्षिक दोनों प्रकार से विकास किया जाता है SC ST का। नीसू यादव ने कहा कि सर 45 को रिपीट कर दीजिए। देखिए अनुच्छेद 45 ये बात कहता है कि अपने राज्य में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था करना प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है। प्रत्येक राज्य की ये ड्यूटी है कि वह अपने राज्य में 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देगा। तो निशु यादव समझ में आ गया होगा?
आर्टिकल 45 कहता है कि प्रत्येक राज्य की ड्यूटी है कि वह अपने राज्य के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देगा। कितने साल के बच्चों को? 6 से 14 साल के बच्चों को। जबकि आर्टिकल 46 ये बात कहता है, आर्टिकल 46 कहता है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य रहेगा कि वह एससी और एसटी का आर्थिक व शैक्षिक रूप से विकास करे। इसलिए आर्थिक रूप से विकास करने के लिए जितने भी वैकेंसी आती हैं, जो नौकरियों के अवसर होते हैं, उन नौकरियों में एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि उनका आर्थिक रूप से विकास हो सके, उनको पेमेंट मिलेगी तो आर्थिक रूप से विकास होगा। और इसी प्रकार जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें भी एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि उनका शैक्षिक विकास हो सके। तो ये बात कहाँ पर मिलेगी आपको? ये बात मिलेगी आर्टिकल 46 में। देखिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 47 के बारे में। आर्टिकल 47 ये बात कहता है कि स्टेट हैज द राइट टू बैन एनी फूड और लिक्विड आइटम्स इन द स्टेट। मैंने क्या कहा? ये ड्यूटी नहीं है, ये राज्य का अधिकार है। आर्टिकल 47 में मैं कह रहा हूं कि स्टेट हैज द राइट। अभी तक मैं क्या बोल रहा था? अभी तक मैं बोल रहा था दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट। अभी तक मैं बोल रहा था ये राज्य का कर्तव्य है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं ए स्टेट हैज द राइट। एक राज्य को ये अधिकार है, एक राज्य को ये अधिकार है टू बैन एनी फूड एंड लिक्विड आइटम्स इन द स्टेट। एक राज्य को यह अधिकार है कि वो चाहे तो अपने राज्य में किसी भी फूड और किसी भी लिक्विड को बैन कर सकता है, किसी भी फूड आइटम और किसी भी लिक्विड आइटम पर प्रतिबंध लगा सकता है, उसे बैन कर सकता है। ये राज्य का अधिकार है। किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 47 में। देखिए अनुच्छेद 47 ये कहता है कि राज्य का अधिकार है, यानी राज्य चाहे तो किसी खाद्य व पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य चाहे तो किसी खाद्य व पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकता है। यह राज्य का अधिकार है टू बैन एनी फूड और लिक्विड आइटम्स इन द स्टेट, कि वो अपने राज्य में किसी भी फूड आइटम को या किसी भी लिक्विड आइटम को बैन कर सकता है। क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं कि यदि उनको बैन कर दिया जाए तो नागरिक खुशहाल बन सकते हैं, और नागरिकों की खुशहाली के लिए राज्य को यह अधिकार है कि वह अपने राज्य में किसी भी फूड और लिक्विड आइटम को बैन कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा गुजरात और बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है, ना शराब बनेगी ना शराब बिकेगी। आपने देखा होगा गुजरात और बिहार में ना शराब बनेगी ना ही शराब बिकेगी। लिक्विड आइटम पर बैन लगा दिया गया है। कई जगह आपने देखा होगा तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जो कि एक खाद्य पदार्थ है। तो राज्य को यह अधिकार है कि वह किसी भी लिक्विड और फूड आइटम पर बैन लगा सकता है, उन पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये भाई आपके आर्टिकल 46 एंड 47 कैप्चर कीजिए। आर्टिकल 46 47 कैप्चर कर लिया होगा आपने। अब हम बात करें, देखिए आर्टिकल 48, ज्यादा नहीं बचे, 51 तक ही पढ़ने, 48 49 50 51 4 आर्टिकल बचे हुए। चलिए चारों को कंप्लीट कर देता हूं। अब हम बात करें भाई कौन से आर्टिकल के बारे में? आर्टिकल 48 के बारे में। अनुच्छेद 48 क्या बात कहता है? देखिए आर्टिकल 48, अनुच्छेद 48 ये बात कहता है, आर्टिकल 48 ये बात कहता है कि डेवलपमेंट, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू डेवलपमेंट एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी अपने राज्य में कृषि और पशुपालन का विकास करना भी राज्य का दायित्व है, राज्य का कर्तव्य है। कृषि व पशुपालन का विकास करना भी राज्य का दायित्व है, राज्य का कर्तव्य है। ये बात कहां पर कही गई है? ये बात कही गई है आर्टिकल 48 में। और आपने देखा होगा
कि राज्य अपने राज्य में कृषि और पशुपालन का विकास करने के लिए अलग अलग योजनाएं लेकर आता है। जैसे आपने देखा होगा, कृषि का विकास करने के लिए किसानों को लोन दिया जाता है जमीन पर, पशुओं के लिए लोन दिया जाता है ताकि पशुपालन का विकास हो सके, सब्सिडी वगैरह दी जाती है। जैसे हम फव्वारा सेट लेने चले जाते हैं, पाइप सेट लेने चले जाते हैं कृषि के लिए, तो वहां पर हमें सब्सिडी मिल जाती है। तो ये जो सारे प्रावधान किए गए हैं ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं? आर्टिकल 48 के अंतर्गत, कि राज्य का ये दायित्व रहेगा कि वह अपने राज्य में कृषि और पशुपालन का विकास करे। तो ये बात कहता है भाई आर्टिकल 48, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आता है आर्टिकल 48 में, इसी में ध्यान रखना एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 48A, ये नया जोड़ा गया है। आर्टिकल 48A ये बाद में जोड़ा गया है। और क्या आता है आर्टिकल 48A में? आर्टिकल 48 में ए में आता है डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी आर्टिकल 48A में कहा गया है पर्यावरण का विकास करना। पर्यावरण का विकास करना भी राज्य का कर्तव्य है। पर्यावरण का विकास करना भी राज्य का कर्तव्य है। और ये ध्यान रखना ये बाद में जोड़ा गया है, एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976, एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976, 42वें संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया है। ये पहले नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है 48A। कब जोड़ा गया? 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। और इसके तहत ये कर दिया गया कि अपने राज्य में राज्य का ये कर्तव्य रहेगा कि वह पर्यावरण का विकास करे। और पर्यावरण का विकास करने के लिए आपने देखा होगा राज्य के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, पेड़ पौधे लगाए जाने के कार्यक्रम लगाए जाते हैं ताकि जो पर्यावरण है वो वातावरण है वो शुद्ध हो सके, वह पर्यावरण का विकास हो सके। तो ये भी राज्य का कर्तव्य रहेगा। ये आ गया भाई आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में आता है कृषि व पशुपालन का विकास करना, और 48A में आता है पर्यावरण का विकास करना। तो आर्टिकल 48 में आपको कुछ समझना है तो पूछिए, वरना फिर कैप्चर कीजिए इसे। हाँ भाई, पूछना है किसी को कुछ? ये ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 48 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। क्लियर है? तो चले भाई आगे। अब हम बात करें, देखिए आर्टिकल 49 अनुच्छेद 49 की हम बात करते हैं। क्या कहता है अनुच्छेद 49? अनुच्छेद 49 कहता है दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट नेशनल मॉन्यूमेंट्स। क्या कहता है? ये कहता है कि दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट नेशनल मॉन्यूमेंट्स। दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट नेशनल मॉन्यूमेंट्स। जितने भी नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं, उन राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना भी राज्य का कर्तव्य है। देखिए, जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं, जितने भी पुराने महल हवेलियां वगैरह होती हैं, उनकी रक्षा करना प्रत्येक राज्य का कर्तव्य रहेगा। और आपने देखा भी है कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो उनको धरोहर मानकर बहुत अच्छे तरीके से उनकी रक्षा करते हैं। तो ये बात कहते हैं आर्टिकल 49 राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। तो इसमें मुझे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करें, देखिए आर्टिकल 50 के बारे में। क्या कहता है आर्टिकल 50? तो आर्टिकल 50 ये बात कहता है कि दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू सेपरेट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी अपने राज्य में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग रखना, उनको सेपरेट रखना भी राज्य का कर्तव्य रहेगा। क्या कर्तव्य रहेगा? कर्तव्य रहेगा दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू सेपरेशन लिख देता हूं मैं, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। क्या कहता है अनुच्छेद 50? अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका व न्यायपालिका को पृथक रखना, उनको दोनों को अलग रखना भी राज्य का कर्तव्य है।
कि राज्य की जो कार्यपालिका, जिसे हम कहते हैं राज्य सरकार, और न्यायपालिका जो राज्य का न्यायालय होता है, राज्य का, प्रत्येक राज्य का ये कर्तव्य रहेगा कि वह कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को अलग अलग रखें, दोनों किसी प्रकार से एक दूसरे में इन्वॉल्व ना हो पाए, यानी दोनों एक दूसरे के मामलों में इंटरफेयर ना करें। कार्यपालिका अलग अपना काम करेगी तो न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपना काम करेगी, दोनों मिलकर काम ना करें, दोनों एक दूसरे में इन्वॉल्व ना हो, दोनों स्वतंत्र रूप से काम करेंगी अलग अलग। तो ये बात कही गई है आर्टिकल 50 में। और अब मैं लास्ट बात कर रहा हूँ आर्टिकल 51, लास्ट है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अनुच्छेद 51 कहता है कि दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू मेंटेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस। दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू मेंटेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस। क्या कहता है भाई अनुच्छेद 51? अनुच्छेद 51 कहता है कि राज्य का कर्तव्य रहेगा, राज्य का कर्तव्य रहेगा कि वह आंतरिक व बाहरी शांति बनाए रखे। राज्य का कर्तव्य रहेगा कि वह इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार से शांति बनाए रखे, आंतरिक व बाहरी शांति बनाए रखना भी राज्य का कर्तव्य रहेगा। ये बात आपको मिलेगी आर्टिकल 51 में कि आंतरिक रूप से किसी प्रकार से आंतरिक व बाहरी शांति बनाए रखना राज्य का कर्तव्य रहेगा। यह आपको कहाँ मिलेगा? ये भाई आपको मिलेगा आर्टिकल 51 में, आंतरिक व बाहरी शांति बनाए रखना। ठीक है, माफी चाहता हूँ, बीच में एक बार आपको शायद स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही होगी। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट होता है और लास्ट में एक छोटी सी समस्या आ गई है, स्क्रीन आपको दिखाई नहीं दे रही है और इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अब हम बाकी की बातें आगे करेंगे। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? कल की क्लास में बाकी की बातें करते हैं कि हमने बात कर ली आर्टिकल 51 तक, 51 तक, यानी जिसमें आ गई DPSP सारे हमने क्लियर कर लिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे कल फंडामेंटल ड्यूटीज की। ठीक है, तो यहाँ आपको भाई किसी को कोई भी डाउट है तो वो आप एक बार निसंकोच मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, मुझे आपके कमेंट दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप मुझे अनुमति दें कि बाकी की बातें कल की जाएं। ठीक है भाई, कल हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं अब। ओके।